प्रिय शिक्षार्थियों, खेलना कूदना तो सभी को बहुत ही अच्छा लगता है। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूं ना? और धूप में खूब खेलने के बाद हमारा गला सूखने लगता है, तो हमें क्या चाहिए होता है? जी हाँ, हमें पानी की जरूरत होती है। तो प्रिय शिक्षार्थियों, क्या आप जानते हैं कि ये पानी के स्रोत कौन-कौन से हैं? बहुत अच्छा, आपने एकदम ठीक सोचा। वर्षा, नदियाँ, तालाब, भूमिगत जल आदि जल या पानी के मुख्य स्रोत हैं। प्रिय शिक्षार्थियों, तो आज हम कक्षा 12 के भूगोल विषय भारत, लोग और अर्थव्यवस्था पाठ जल संसाधन को समझेंगे। क्या आप सोच सकते हैं कि जो कुछ वर्तमान में है ऐसा ही रहेगा या भविष्य कुछ पक्षों में अलग होने जा रहा है? कुछ निश्चितता के साथ यह कहा जा सकता है कि समाज जनांकीय परिवर्तन, जनसंख्या का भौगोलिक स्थानांतरण, प्रौद्योगिक उन्नति, पर्यावरण निम्नीकरण और जल अभाव का साक्षी होगा। जल अभाव संभवतः इसकी बढ़ती हुई मांग, अति उपयोग तथा प्रदूषण के कारण जल की घटती आपूर्ति के आधार पर सबसे बड़ी चुनौती है। क्या आप जल के कुछ उपयोग के बारे में सोच सकते हैं? जी हाँ, जल के कुछ सामान्य उपयोग इस प्रकार हैं। पीने हेतु, घरेलू कार्यों हेतु, कृषि कार्यों हेतु, उद्योगों हेतु तथा अन्य अनेक कार्यों में जल का उपयोग होता है। प्रिय शिक्षार्थियों, आज हम भारत में जल संसाधनों, इसके भौगोलिक वितरण, क्षेत्रीय उपयोग और इसके संरक्षण और प्रबंधन की विधियों पर चर्चा करेंगे। क्या आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर जल किस प्रकार वितरित है? जी हाँ, हमारी पृथ्वी का 29% भाग स्थल है और 71% भाग पर जल है। फिर भी पृथ्वी के ज्यादातर हिस्सों पर पानी का संकट बना रहता है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि पृथ्वी पर उपलब्ध जल, कुल जल में से केवल 3% जल अलवणीय है, शेष 97% जल लवणीय है। वास्तव में इसमें से जो अलवणीय जल का बहुत छोटा भाग ही मानव उपयोग के लिए उपलब्ध है और अलवणीय जल की उपलब्धता स्थान और समय के अनुसार भिन्न भिन्न है। इस दुर्लभ संसाधन के आवंटन और नियंत्रण पर तनाव और लड़ाई झगड़े संप्रदायों, प्रदेशों और राज्यों के बीच विवाद का विषय बन गए हैं। विकास को सुनिश्चित करने के लिए जल का मूल्यांकन, कार्यक्षम उपयोग और संरक्षण आवश्यक हो गए हैं। आइए अब हम भारत के जल संसाधन का अध्ययन करते हैं। भारत में विश्व के धरातलीय क्षेत्र का लगभग 2.4% भाग है, जबकि जल संसाधन का 4.5% भाग तथा जनसंख्या का 16% भाग पाया जाता है। देश में एक वर्ष में वर्षा से प्राप्त कुल जल की मात्रा लगभग 4000 घन किलोमीटर है। धरातलीय जल और पुनः पूर्ति योग्य भौम जल से 1869 घन किलोमीटर जल उपलब्ध है। इसमें से केवल 60% जल का लाभदायक उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार देश में कुल उपयोगी जल संसाधन 1122 घन किलोमीटर है। धरातलीय जल के 4 मुख्य स्रोत हैं: नदियां,
झीलें, तलैया और तालाब। क्या आप सोच सकते हैं कि हमारे देश में कुल कितनी नदियां हैं? चकरा गए? कोई बात नहीं, चलिए मैं बताता हूं। देश में कुल नदियां तथा उसकी सहायक नदियां जिसकी लंबाई कम से कम 1.6 किलोमीटर से अधिक है को मिलाकर 10,360 नदियां हैं। क्या आप अब बता सकते हैं कितनी नदियां हैं? जी हां, आपने ठीक बताया। हमारे देश में 10,360 नदियां हैं। भारत में सभी नदी बेसिन में औसत वार्षिक प्रवाह 1,859 घन किलोमीटर होने का अनुमान किया गया है। भारत में कुछ नदियां जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु के जल ग्रहण क्षेत्र बहुत बड़े हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होती है। यह नदियां यद्यपि देश के कुल क्षेत्र के लगभग 1/3 भाग पर पाई जाती हैं, जिनमें कुल धरातलीय जल संसाधनों का 60% जल पाया जाता है। तो क्या अब आप बता सकते हैं कि किन नदियों में धरातलीय जल का 60% जल पाया जाता है? बहुत अच्छा, आपने ठीक बताया। गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु तथा बराक नदियां हैं। दक्षिणी भारत की नदियों जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी में वार्षिक जल प्रवाह का अधिकतर भाग काम में लाया जाता है, लेकिन ऐसा ब्रह्मपुत्र और गंगा नदियों में अभी भी संभव नहीं हो सका है। प्रिय शिक्षार्थियों, आइए अब हम भौम जल संसाधन अर्थात भूमि के नीचे संचित जल संसाधन की उपलब्धता को समझते हैं। देश में कुल पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन लगभग 432 घन किलोमीटर है। उत्तरी पश्चिमी प्रदेश और दक्षिणी भारत में कुल भागों में नदी बेसिन में भौम जल उपयोग अपेक्षाकृत अधिक है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु राज्यों में भौम जल का उपयोग बहुत अधिक है, परंतु कुछ राज्य जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरल अपने भौम जल क्षमता का बहुत कम उपयोग करते हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा, महाराष्ट्र अपने भौम जल संसाधनों का मध्यम दर से उपयोग कर रहे हैं। तो क्या अब आप बता सकते हैं कि कौन से राज्यों में भौम जल का उपयोग बहुत अधिक होता है? बहुत अच्छा, आपने ठीक बताया। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु राज्यों में भौम जल का उपयोग बहुत अधिक होता है। यदि वर्तमान प्रवृत्ति जारी रहती है तो जल की मांग की पूर्ति करने की आवश्यकता होगी। ऐसी स्थिति विकास के लिए हानिकारक होगी और सामाजिक उथल-पुथल और विघटन का कारण हो सकती है। आइए अब हम लैगून और पक्ष जल का महत्व समझते हैं। भारत की समुद्र तट रेखा विशाल है और कुछ राज्यों में समुद्र तट बहुत दंतुरित अर्थात इंडेंटेड है। साधारण शब्दों में आप कह सकते हैं कि तट रेखा बहुत कटी फटी है, जिसमें समुद्र का पानी आकर जमा हो जाता है। इसे ही लैगून कहते हैं। यहाँ बहुत सारी लैगून झीलें बन गई हैं। केरल, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल में इन लैगून झीलों में बड़े धरातलीय जल संसाधन हैं। यद्यपि इन जलाशयों का
खारा जल है, फिर भी इस खारे जल का उपयोग मछली पालन और चावल की कुछ निश्चित किस्मों, नारियल आदि की सिंचाई में उपयोग किया जाता है। आइए अब हम जल की मांग और उपयोग को समझते हैं। पारंपरिक रूप से भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है और इसकी जनसंख्या का लगभग 2/3 भाग कृषि पर निर्भर है। इसीलिए पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचाई सुविधाओं के विकास को अति उच्च प्राथमिकता दी गई है। इसके लिए बहुत सी नदी घाटी परियोजनाएं जैसे भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, दामोदर घाटी, नागार्जुन सागर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना शुरू की गई है। वास्तव में भारत में वर्तमान में जल की मांग सिंचाई की आवश्यकताओं के लिए अधिक है। धरातली और भौम जल का सबसे अधिक उपयोग कृषि में होता है। इसमें धरातली जल का 89% और भौम जल का 92% जल उपयोग किया जाता है, जबकि औद्योगिक क्षेत्र में सतह का केवल 2% और भौम जल का केवल 5% ही उपयोग में लाया जाता है। घरेलू सेक्टर में धरातली जल का उपयोग भौम जल की तुलना में 9% अधिक है। कुल जल उपयोग में कृषि सेक्टर का भाग दूसरे सेक्टरों से अधिक है। फिर भी भारत में विकास के साथ साथ देश में प्रौद्योगिकी और घरेलू सेक्टर में जल का उपयोग बढ़ने की संभावना है। तो क्या अब आप बता सकते हैं कि धरातली और भौम जल का उपयोग सबसे ज्यादा किन क्षेत्रों में होता है? बहुत अच्छा, आपने ठीक बताया। धरातली व भौम जल का उपयोग सबसे ज्यादा कृषि क्षेत्र में होता है। अब हम समझेंगे कि भारत में सिंचाई के लिए जल की मांग किस प्रकार है। कृषि में जल का उपयोग मुख्य रूप से सिंचाई में होता है। देश में वर्षा के स्थानिक और सामयिक परिवर्तितता के कारण सिंचाई की आवश्यकता होती है। शिक्षार्थियों, क्या आप जानते हैं कि देश के अधिकांश भाग वर्षा विहीन और सूखाग्रस्त हैं? उत्तरी पश्चिमी भारत और दक्कन का पठार इसके अंतर्गत आते हैं। देश के अधिकांश भागों में शीत और ग्रीष्म ऋतु में न्यूनतम वर्षा होती है। इसीलिए इन ऋतुओं में बिना सिंचाई की खेती करना कठिन होता है। पर्याप्त मात्रा में वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे पश्चिमी बंगाल, बिहार आदि में मानसून के मौसम में अगर कम वर्षा होती है अथवा इसकी असफलता सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न कर देती है, जो कृषि के लिए हानिकारक होती है। कुछ फसलों के लिए जल की कमी सिंचाई को आवश्यक बनाती है। उदाहरण के लिए चावल, गन्ना, जूट आदि के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है, जो केवल सिंचाई द्वारा संभव है। तो क्या अब आप बता सकते हैं कि निम्न में से कौन से क्षेत्र वर्षा विहीन और सूखाग्रस्त हैं? विकल्प ए पश्चिमी बंगाल और बिहार, विकल्प बी उत्तरी पश्चिमी भारत और दक्कन का पठार। बहुत अच्छा, आपने ठीक बताया। उत्तरी पश्चिमी भारत और दक्कन का पठार वर्षा विहीन और सूखाग्रस्त हैं। एक और प्रश्न लेते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि किन फसलों के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है? विकल्प ए गेहूं, बाजरा, दलहन आदि। विकल्प बी चावल, गन्ना, जूट। जी हां,
आपने ठीक बताया, चावल, गन्ना, जूट आदि को अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। शिक्षार्थियों, आप तो बहुत अच्छा सीख रहे हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और सिंचाई के महत्व को समझते हैं। सिंचाई की व्यवस्था बहुफसलीकरण को संभव बनाती है। ऐसा पाया गया है कि सिंचित भूमि की कृषि उत्पादकता असिंचित भूमि की अपेक्षा ज्यादा होती है। दूसरा, फसलों की अधिक उपज देने वाली किस्मों के लिए आर्द्रता आपूर्ति नियमित रूप से आवश्यक है, जो केवल विकसित सिंचाई तंत्र से ही संभव होती है। वास्तव में देश में हरित क्रांति की रणनीति पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक सफल हुई है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निवल बोए गए क्षेत्र का 85% भाग सिंचाई के अंतर्गत है। इन राज्यों में गेहूं, चावल मुख्य रूप से सिंचाई की सहायता से पैदा किए जाते हैं। निवल सिंचित क्षेत्र का 76% पंजाब में, 51.3% हरियाणा में कुओं, नलकूपों द्वारा सिंचित है। इससे यह ज्ञात होता है कि ये राज्य अपने संभावित भौम जल के एक बड़े भाग का उपयोग करते हैं, जिससे कि इन राज्यों में भौम जल स्तर में कमी आ जाती है। तो क्या अब आप बता सकते हैं कि हरित क्रांति की रणनीति किन राज्यों में अधिक सफल हुई है? जी हां, आपने ठीक सोचा। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश हरित क्रांति की रणनीति अधिक सफल हुई है। एक प्रश्न और ले लेते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि मुख्य रूप से सिंचाई की सहायता से इन राज्यों में कौन-कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? जी हां, आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। इन राज्यों में गेहूं और चावल मुख्य रूप से सिंचाई की सहायता से पैदा किए जाते हैं। लेकिन शिक्षार्थियों, क्या आप जानते हैं इन राज्यों में भौम जल संसाधन के अत्यधिक उपयोग से भौम जल स्तर नीचे हो गया है। वास्तव में कुछ राज्यों जैसे राजस्थान और महाराष्ट्र में अधिक जल निकालने के कारण भूमिगत जल में फ्लोराइड का संकेंद्रण हो गया है और इस वजह से पश्चिमी बंगाल और बिहार के कुछ भागों में भी खड़िया के संकेंद्रण में वृद्धि हो गई है। तो क्या अब आप बता सकते हैं कि राजस्थान और महाराष्ट्र में अधिक जल निकालने के कारण भूमि में किस खनिज का संकेंद्रण बढ़ गया है? अरे वाह, एकदम सही, खड़िया खनिज का संकेंद्रण बढ़ गया है। अब संभावित जल समस्या पर चर्चा करते हैं। जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता जनसंख्या बढ़ने से दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। उपलब्ध जल संसाधन औद्योगिक, कृषि और घरेलू निस्तारण से प्रदूषित होता जा रहा है और इस कारण उपयोगी जल संसाधनों की उपलब्धता और सीमित होती जा रही है। आइए अब जल के गुणों के हास को समझते हैं। जल गुणवत्ता से तात्पर्य है कि शुद्धता अथवा अनावश्यक बाहरी पदार्थों से रहित जल से है। बाह्य जल पदार्थों जैसे सूक्ष्म जीवों, रासायनिक पदार्थों, औद्योगिक और अन्य अपशिष्ट पदार्थों से दूषित होता है। इस प्रकार के पदार्थ जल के गुणों में कमी लाते हैं और इसे मानव उपयोग के योग्य नहीं रहने देते हैं। जब विषैले पदार्थ झीलों, सरिताओं, नदियों, समुद्रों और अन्य जलाशयों में प्रवेश करते हैं,
वह जल में घुल जाते हैं अथवा जल में निलंबित हो जाते हैं। इससे जल प्रदूषण बढ़ता है और जल के गुणों में कमी आने से जलीय तंत्र प्रभावित होते हैं। कभी कभी प्रदूषक नीचे तक पहुंच जाते हैं और जल को प्रदूषित करते हैं। देश में गंगा और यमुना दो अत्यधिक प्रदूषित नदियां हैं। प्रिय शिक्षार्थियों, चलिए हम एक बार फिर से मुख्य बिंदुओं को दोहराते हैं। धरातली जल के 4 मुख्य स्रोत हैं: नदियां, झीलें, तलैया, तालाब। देश में कुल नदियां तथा उसकी सहायक नदियों जिनकी लंबाई कम से कम 1.6 किलोमीटर से अधिक है को मिलाकर 10,360 नदियां हैं। अलवणीय जल का बहुत छोटा भाग ही मानव उपयोग के लिए उपलब्ध है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में भौम जल का उपयोग बहुत अधिक होता है। उपलब्ध जल संसाधन औद्योगिक, कृषि और घरेलू निस्तारण से प्रदूषित होता जा रहा है और इस कारण उपयोगी जल संसाधनों की उपलब्धता और सीमित होती जा रही है। प्रिय शिक्षार्थियों, आशा करता हूं आज का पाठ आपको समझ में आया होगा। तो साथ ही गृह कार्य भी आप लोग नोट कीजिए। आप अपने निवास क्षेत्र में जल की उपलब्धता, स्रोत एवं समस्याओं का पता लगाइए। तो शिक्षार्थियों, अब हम आपसे अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।